आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। इसके तहत आप सुनेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं बिहार के उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर N.K. अग्रवाल। उनसे बातचीत कर रही हैं आकाशवाणी समाचार संपादक डॉक्टर सविता पारीक। नमस्कार। सामयिक चर्चा में मैं डॉक्टर सविता पारीक आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है, जिसका हमें मजबूती से निर्माण करना चाहिए। कुछ ऐसे ही उद्देश्यों के साथ शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए परिवर्तनकारी सुधार के रूप में आज से 5 वर्ष पहले देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 लागू की गई। NEP के आने के बाद इन 5 सालों में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव और नवाचार हुए हैं, इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं उच्च शिक्षा निदेशक बिहार प्रोफेसर N.K. अग्रवाल। प्रोफेसर अग्रवाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अग्रवाल, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे, इन 5 सालों में बिहार में उच्च शिक्षण संस्थानों में NEP के स्तर पर क्या कुछ बदलाव और प्रगति हुई है? आपका प्रश्न बहुत ही सामयिक है, क्योंकि अभी पिछले 29 जुलाई 2025 को इसके 5 साल पूरे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों हुई। तो देश में सबसे पहले आजादी के बाद 1968 में पहली शिक्षा नीति बनी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनी, जिसका करिकुलम बिहार में 1988 में लागू हुआ। और एक लंबे अंतराल के बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। हम लोग जानते हैं कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और आज के दौर में, खासकर इस 21वीं शताब्दी में हम लोग देख रहे हैं कि जितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, शिक्षा में बदलाव उतनी तेजी से नहीं हो पाया था। 1986 जिसका कार्यकाल 1988 से शुरू हुआ और 1988 से 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, इस बीच में बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। इसी को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत 2023 में तत्कालीन गवर्नर और राज्य सरकार के सहयोग से प्रारंभ हुई, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार में 2023-27 पहला सत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में लागू किया गया, और ये सफलतापूर्वक 2023 से अभी तक चल रहा है। इस शिक्षा नीति की कई खासियत हैं। पहले जो शिक्षा नीति थी या स्नातक जो छात्र करते थे, उन छात्रों का कोर्स 3 साल का था। उस 3 साल में भी कई बार बदलाव हुए थे। 2 साल, 2 ईयर प्लस 1 ईयर, उसके बाद 3 ईयर का डिग्री कोर्स। उस 3 ईयर में ऑनर्स अलग, पास कोर्स अलग। परंतु अब ये जो सिलेबस लागू किया गया NEP 2020 के तहत, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ये बदलाव लाए गए, और बिहार में उसी के अनुरूप इसकी शुरुआत की गई। UGC के द्वारा जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम का जो करिकुलम तय हुआ, उस करिकुलम के हिसाब से 180 क्रेडिट की जगह बिहार में 160 क्रेडिट अपनाया गया, क्योंकि UGC के द्वारा यह फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकती है। तो यहाँ पर 20-20 क्रेडिट का प्रत्येक सेमेस्टर में, 8 सेमेस्टर में 20 क्रेडिट के हिसाब से 160 क्रेडिट का 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम लाया गया। इसकी बहुत बड़ी खासियत ये रही कि CBCS और सेमेस्टर सिस्टम के साथ ये सिलेबस लागू हुआ। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि बिहार में 2023-27 सेशन से ये सफलतापूर्वक 4 ईयर डिग्री कोर्स स्नातक स्तर पर लागू है, जिसका पहला बैच 2027 में निकलेगा। तो 27 के बाद पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी ये सिलेबस लागू होगा। जी, बहुत सुंदर जानकारी सर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात भी कही गई है। बिहार के शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा से जोड़ने के लिए क्या कुछ नवाचार किए जा रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ही था हर युवाओं को या हर पढ़ने वालों को काम, और हर पढ़ने वालों को यदि काम मिलेगा तो वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। उसी को ध्यान में रख करके ये शिक्षा नीति लाई गई। और इस शिक्षा नीति में जब हर किसी को रोजगार या काम तभी मिलेगा जब उनके पास स्किल होगा, तो एजुकेशन को स्किल से जोड़ा गया है।
और ये स्किल बेस्ड एजुकेशन कहलाती है और ये आउटकम ओरिएंटेड सिलेबस बनाया गया है। तो सिलेबस को रोजगार से जोड़ने का काफी काम बिहार में हुए हैं, जैसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया है, डेटा साइंस की पढ़ाई, साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई, कृषि प्रौद्योगिकी की पढ़ाई, उद्यमिता से जोड़ने का काम। अभी कल और आज 2 दिन ये इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप की कार्यशाला आयोजित की गई है और इस पर काफी काम हो रहे हैं। आपको जानकारी दे दूं कि इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के लिए राष्ट्रीय स्तर पर AEDP अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम बिहार के कुछ संस्थानों में प्रयोग के तौर पर लागू किया गया है और इंडस्ट्री के साथ सारे सिलेबस को लिंक करने की बात हो रही है कि जिस इलाके में, बिहार के जिस इलाके में जिसकी पैदावार ज्यादा हो, जो सामान ज्यादा बहुतायत मात्रा में मिलता हो, उसका हम लोग अधिक से अधिक उपयोग इंडस्ट्री में जो करेंगे, उस हिसाब से पेशेवर युवाओं को कैसे तैयार करेंगे, कौन से सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री कोर्स चलाए जाएं जिससे युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। इस दिशा में राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं भी चलाई गई हैं। जी, अब प्रोफेसर अग्रवाल आपसे जानना चाहेंगे, एनईपी में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन यानी कि अंतर विषयक शिक्षा पर भी गहनता के साथ विचार किया गया है। इस बदलाव का युवाओं में किस तरह का रुझान देखने को मिला है और इस व्यवस्था परिवर्तन से स्टूडेंट्स को क्या लाभ मिलेगा? जब मैं विद्यार्थी था तो मेरे समय में जो स्नातक में पढ़ रहे विद्यार्थी मेरे मित्र होते थे, किसी को गाने का बहुत ज्यादा शौक होता था, उनका गला बहुत अच्छा होता था, लेकिन वो म्यूजिक नहीं ले सकते थे क्योंकि वो एक बार जब ऑप्ट कर लिए साइंस तो वो साइंस में ही रह जाते थे। उनकी मजबूरी थी साइंस से ही वो ग्रेजुएट करें और पोस्ट ग्रेजुएट करें। अब इस सिलेबस में ये बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है। ये बदलाव इस हिसाब से लाया गया है कि कोई छात्र साइंस का है और वो आर्ट्स का कोई विषय लेना चाहता है, कॉमर्स का कोई विषय लेना चाहता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दी गई है। अंतर विषयक कोई व्यक्ति स्नातक ऑनर्स किसी विषय से ले सकता है, उसके साथ जो विषय में उसकी रुचि है उस विषय को वो चुन सकता है। मतलब एक विषय से दूसरे विषय में जाने की फ्लेक्सिबिलिटी। तो अंतर विषयक होने से उनके लिए काफी फायदा हो गया है। जिनके मन में कोई दबी हुई इच्छा है या अचानक से कोई कला, कोई जागृति होती है उसमें, अचानक से कुछ वो पढ़ना चाहता है, तो वो उस विषय को लेके पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है और अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है। जी, आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर अग्रवाल की एनईपी में एक और खास बात है, इसमें एंट्री के बाद एग्जिट के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। इन विकल्पों से छात्रों को क्या फायदा मिलेगा? बहुत ज्यादा फायदा है। मेरी नजर में ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, ये सोचने में छोटा सा लगता है लेकिन इसका कितना बड़ा दायरा है। कोई विद्यार्थी पहले 3rd ईयर में होता था और 3rd ईयर में एक विषय का वो एग्जाम किसी कारण से नहीं दे पाया, उसके घर में कोई ऐसी घटना घट गई, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उसके 3 साल बर्बाद हो जाते थे। परंतु इस मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट में खास करके ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं या आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, उन महिलाओं को सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, वो जब चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं और जब चाहें तो वो एग्जिट करके जा सकते हैं, पुनः 1 साल 2 साल बाद आकर के एंट्री ले सकते हैं। इसमें और सबसे बड़ी खासियत ये हुई है कि 1st ईयर के बाद, पूर्ण करने के बाद कोई विद्यार्थी छोड़ना चाहता है तो एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लेगा, 2 महीने का एक वोकेशनल कोर्स कर लेगा। वोकेशनल कोर्स करने के बाद 1 साल के बाद यदि वो छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के बाद यदि कोई छोड़ता है तो डिप्लोमा का मिलेगा। 3 साल बाद मिलता है तो डिग्री का मिलेगा। 4 साल बाद जब उसका कंप्लीट होता है तो ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक साल उसकी पढ़ाई कहीं बर्बाद नहीं होती है। पहले 1st ईयर 2nd ईयर करके छोड़ देता था तो वो इंटर ही पास कहलाता था, लेकिन आज वो 1st ईयर करके छोड़ता है तो उसके लिए कहने के लिए है कि मुझे स्नातक स्तर पर सर्टिफिकेट की डिग्री है, डिप्लोमा की डिग्री है, 2 साल बाद छोड़ता है, 3 साल बाद छोड़ता है डिग्री है, 4 साल बाद छोड़ता है ऑनर्स की डिग्री है। जी,
अगले सवाल की ओर बढ़ना चाहेंगे प्रोफेसर अग्रवाल। अब बात करेंगे हम जीडीपी के बारे में। एनईपी में शिक्षा के क्षेत्र में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए 6% की जीडीपी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है? आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि मेरी नजर में भारत के सारे राज्यों में बिहार राज्य शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति भी कर रहा है और सबसे ज्यादा खर्च भी कर रहा है। अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा या सबसे ज्यादा हिस्सा वो शिक्षा में खर्च कर रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि 2005 में शिक्षा का बजट बिहार राज्य में 4,366 करोड़ था। 23-24 में 40,450 करोड़, 24-25 में 52,639 करोड़, 25-26 में वर्तमान में 60,964 करोड़। 8-8 हजार करोड़ की बढ़ोतरी ये बिहार में ही संभव है। और बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जितना खर्च है उतना खर्च मुझे लगता है बहुत कम राज्यों में होगा, कहीं नहीं होगा। भारतवर्ष में जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कही गई थी, परंतु अभी तक उससे काफी हम लोग पीछे हैं। परंतु बिहार राज्य उस मामले में अग्रणी है, जिस मामले में कि हमारा शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा है और वर्तमान में 60,964 करोड़ है। जी, दूरगामी लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने में अभी समय लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि हम इसको प्राप्त करने में सफल होंगे। अब आपसे जानना चाहेंगे कि वित्तीय लक्ष्यों के अलावा भी एनईपी में उच्च शिक्षा में जीईआर बढ़ाने यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने और डिजिटल लर्निंग की भी बात की गई है। तो इस दिशा में हमने क्या प्रगति की है? हाँ, बहुत आपका अच्छा सवाल है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जीईआर बिहार का काफी कम था। 13% था, 13% से अभी 17% पर आया है। 23-24 का डाटा भी आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 23-24 का डाटा जब आएगा तो उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति होगी। और 24-25 का अभी भरने का AISHE की तरफ से आया है, जिसको विभिन्न संस्थान भर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि प्रत्येक साल 3%, 4% की वृद्धि हो रही है। जो शुरू में 13% था वो 17% हुआ। इस बार का जब 23-24 का डाटा आएगा तो 17% से मुझे लगता है जरूर 3-4% बढ़ेगा, और अभी का आएगा उसमें जरूर बढ़ेगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि बिहार राज्य में एक उल्लेखनीय प्रगति हुई है जीईआर में। और जीईआर राज्य के प्रगति का सूचक होता है, जिससे पता चलता है कि 18 वर्ष से 23 वर्ष तक के बीच के आयु के बच्चे कितने एजुकेशन में इनरोल्ड हैं या कितने हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। और इसी को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं बनाई गई हैं। उन योजनाओं में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसकी तहत मुख्य जैसे डिजिटल प्रोग्राम को लागू किया जा रहा है, और प्रायः हर जिले में एक एक स्टूडियो बनाए जा रहे हैं, राज्य स्तर पर स्टूडियो बनाए जा रहे हैं। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग से गांव के वैसे बच्चे जिस साधन का उपयोग करके वो आगे बढ़ सकते हैं, अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर हम लोग हैं। और काफी जल्द ही मुझे लगता है इस वित्तीय वर्ष में भी इस पर काफी सकारात्मक काम प्रारंभ कर दिए गए हैं, जिसका आपको बहुत जल्द प्रगति इसकी दिखाई पड़ेगी। जी, कार्यक्रम के आखिरी सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं सर। आने वाले 5 सालों में एनईपी के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में प्रगति के लिए बिहार में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और इन लक्ष्यों की प्राप्ति में आप क्या चुनौतियां देखते हैं? ये बहुत ही अहम प्रश्न है आपका। हमारा लक्ष्य 2, 3, 4 है कि बिहार का जीईआर राष्ट्र के अनुरूप हो या राष्ट्र से ज्यादा हो। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, जिसके महत्वपूर्ण घटक समर्थ पोर्टल को लागू करना है, एबीसी को लागू करना है, डिजिटल बैंक को लागू करना है। तो इसके माध्यम से अभी बिहार का एक विश्वविद्यालय पूर्णिया में समर्थ पूर्ण रूप से लागू हो गया है, उसमें नामांकन भी कर दिया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, ऑनलाइन लर्निंग के लिए भी कार्य योजना बनाई गई है। बिहार के 1/3 लगभग महाविद्यालयों में इसकी शुरुआत की जा रही है, और इसके शिक्षकों की गुणवत्ता और प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। अनुसंधान और नवाचार पर भी काम किए जा रहे हैं।
डिजिटल लर्निंग के साथ साथ अंतर विषयक में जो मैंने बताया कि अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ये सब हमारे लक्ष्य हैं। इन लक्ष्य को पाने के लिए हमारे उच्च शिक्षण संस्थान, हमारे कुलपति, विश्वविद्यालय सारे काम कर रहे हैं। हमारे पास जो चुनौती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चुनौती की ओर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, इन जितने भी काम किए जाते हैं सब में वित्तीय समावेश होता है। वित्तीय संसाधन की एक सीमा होती है राज्य सरकार की। मैंने अभी कहा कि राज्य सरकार के द्वारा सबसे अधिक बजट शिक्षा को दिया जा रहा है, फिर भी ये वित्तीय संसाधनों की एक सीमा है, ये एक चुनौती है। दूसरा, प्रशिक्षित पेशेवर और शिक्षकों की कमी है, जिस कमी को दूर करने के लिए 2014 में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों का अपॉइंटमेंट किया गया। अभी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसके बाद तुरंत फिर बहाली का काम किया जाएगा। डिजिटलाइजेशन हर संस्थान का हो और हर संस्थान इसका सही रूप से प्रयोग करके उसका लाभ समाज के बच्चों तक पहुंचा सके, ये बहुत बड़ी चुनौती है। प्रशासनिक और संरचनात्मक ढांचा, इनको कैसे सुदृढ़ करें, इनको कैसे अप टू मार्क किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें आशा है कि इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। जी, चुनौतियों से पार पाए वही सफल इंसान है। इसी नोट पर हम कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त करना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में सर आप हमारे साथ शामिल हुए और स्टूडियो में इतनी सार्थक और महत्वपूर्ण चर्चा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने से पहले मैं एक संदेश देना चाहूंगा सभी के लिए, जो कि आवश्यकता कम करें, बचत करें और समाज में लगाएं, क्योंकि शिक्षा का महत्वपूर्ण घटक यही है। समाज बदलेगा, हम बदलेंगे, राज्य बदलेगा, देश बदलेगा, कायाकल्प होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।